हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग डीसी जनरेटर को अभी पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर की फुल थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर डीसी सीरीज जनरेटर में हमने पढ़ा डीसी सीरीज जनरेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम, मतलब समतुल्य डायग्राम कैसे बनेगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है या पतले तार की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की होती है या पतले तार की होती है। सीरीज फील्ड, आर्मेचर और लोड तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं। आर्मेचर करंट, लोड करंट और फील्ड करंट तीनों निकालने का फार्मूला क्या है। सीरीज जनरेटर के आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी और आज हम उसी डीसी सीरीज जनरेटर से रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स आपको कराएंगे। एग्जांपल्स हमने जो लिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा न्यूमेरिकल हो सकता है ना आए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड अभी मैं छोटा क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा बड़े सवाल का, तो छोटा सा जो क्वेश्चन उसमें से निकाल के पूछा जाएगा वो आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए। लिखा है कि एक डीसी सीरीज जनरेटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो जो गिवन है वो आप देख लीजिए। आंसर गिवन है हमारा आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर ए फॉर आर्मेचर, आर फॉर रेजिस्टेंस। आर्मेचर प्रतिरोध आर ए इक्वल टू 0.5 ओम। फील्ड प्रतिरोध हमारा हो जाएगा आर, एफ नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें पता है डीसी सीरीज जनरेटर है, तो सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड होती है और शंट जनरेटर में शंट फील्ड होती है। तो सीरीज फील्ड को लिखते हैं आर एस ई, एस ई माने सीरीज फील्ड। आर एस ई इक्वल टू दिया गया है 50 ओम और एक 400 ओम के प्रतिरोध वाले लोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोड का रेजिस्टेंस है यानी कि आर एल इज इक्वल टू 400 ओम। जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई जी, जी फॉर जनरेट, जितना जनरेट होता है उत्पन्न जितना होता है, क्योंकि ई जी यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं ना, दो चीजें होती हैं, दो टर्म होते हैं, एक होता है ई जी, एक होता है वी टी। वी टी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज और एक होता है ई जी का मतलब उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जी फॉर जनरेट। तो क्योंकि जनरेट ज्यादा होता है, रास्ते में आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो है हमें टर्मिनल पर वोल्टेज कम मिलता है। तो यहाँ पर उत्पन्न वोल्टेज लिखा हुआ है उसने, यहाँ पर जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट है। ई जी इक्वल टू 220 वोल्ट। तो आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट का मान ज्ञात करने को कह रहा है। मतलब आपसे पूछ रहा है आर्मेचर करंट आई ए कामा फील्ड करंट आई एफ या आई एस सी आप लिख लीजिए क्योंकि सीरीज फील्ड है, आई एस सी और कामा आई एल लोड करंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीन चीजें पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है सबसे पहले फिगर बना लीजिए। ये मान लीजिए कि आपका ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर में ये चीज लग गई ब्रश, यह लग गया आपका सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड लग गया, ये दूसरा तार सीधे सीधे आ गया इधर, सीरीज फील्ड का दूसरा तार इधर आ गया, ये कहाँ पहुंच गया लोड पर। ठीक है, इस तरह से डीसी सीरीज जनरेटर रहता है। ये आर्मेचर है, इसका रेजिस्टेंस आप लिख लीजिए आर ए इक्वल टू दिया है 0.5 ओम और ये फील्ड है तो इसका रेजिस्टेंस है आर एस सी इक्वल टू 50 ओम। ठीक, और लोड का रेजिस्टेंस दिया गया है आर एल इक्वल टू 400 ओम, आर एल 400 ओम। इसके बाद पूछ क्या कह रहा है आपसे, आई ए पूछ रहा है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सीरीज फील्ड में जो करंट बहेगी उसको हम लिखेंगे
ISC इजकल टू क्वेश्चन मार्क, और लोड में जो करंट बहेगी वो हो जाएगी IL इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीनों चीजें पूछ रहा है आपसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए कि सीरीज जनरेटर में जो आर्मेचर होता है, सीरीज फील्ड होती है, लोड होता है, तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं। इसलिए जो करंट आर्मेचर में बहेगी वही करंट सीरीज फील्ड में बहेगी और वही करंट लोड में बहेगी। माने कि क्योंकि आपको ये पता है सीरीज में करंट सेम होती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि IA इजकल टू ISC इजकल टू IL, यानी कि तीनों चीजें आपको पता करनी थी। सब चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब अगर एक चीज पता चल जाए तो सारी चीजें पता चल जाएगी। किसी एक का करंट पता चल जाए तो किसी एक का करंट कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी आप देखिए यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे ये करंट चलती है IA, यही IA करंट फील्ड इसमें भी आएगी, ISC में भी, और वही लोड में भी आएगी, क्योंकि तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो I बराबर फार्मूला होता है आपके पास I इक्वल टू V/R, ये आप ओम के नियम में पढ़े हैं। तो I बराबर V/R, तो इसी फार्मूले से आप लगा दीजिए आर्मेचर करंट IA इक्वल टू, यहाँ पर आर्मेचर में ये वोल्टेज है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या लिखेंगे EG, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EG बटा परिपथ, इस परिपथ का कुल करंट आपको पता करना है ना, तो बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर्मेचर का प्रतिरोध RA प्लस सीरीज फील्ड का प्रतिरोध RSC प्लस लोड का कुल रेजिस्टेंस RL। तीनों चीजों को जोड़ दिया जाएगा भाई, तभी तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आएगा। फिर I बराबर V/R लगा देंगे। तो चलिए, तो हो जाएगा आपका IA इक्वल टू EG आपको दिया गया है, ये दिया गया है 220 बटा RA आपके पास है 0.5 प्लस RSC है आपके पास 50 ओम प्लस RL है आपके पास 400 ओम। तो इसको आप क्या करेंगे, 220 बटा इसको जोड़ देंगे 450, 450.5, 450.5 आएगा। इसको भाग कर लीजिए, भाग करके कितना आएगा चेक करिए। चलिए, इसको हम डायरेक्ट करके रख दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके साथ हम भाग करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 220 डिवाइडेड बाई 450.5, 0.488, ये आ जाएगा 0.488 एम्पियर। इतना एम्पियर की करंट चल रही है आर्मेचर में। तो सब करंट सेम होती है, आर्मेचर करंट इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट इक्वल टू लोड करंट इक्वल टू, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए सीधे 0.488 एम्पियर, बस ठीक है। अब आप पूछिए, ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन हो गया, लेकिन एग्जाम वगैरह में कैसे पूछा जाएगा अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में आज से पूछ लेगा कि एक डीसी सीरीज जनरेटर है जिसकी आर्मेचर जिसमें आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है, आर्मेचर करंट का मान इतना है, फील्ड करंट आर्मेचर प्रतिरोध का मान इतना है, फील्ड रेजिस्टेंस का मान इतना है, तो फील्ड करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो तुरंत का तुरंत आंसर रख देंगे आप। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं क्या बोला वो मैं लिख दे रहा हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, इस तरह से एक डीसी सीरीज जनरेटर जिसके आर्मेचर का प्रतिरोध 10 ओम और आर्मेचर करंट का मान 5 एम्पियर है, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 50 ओम है, फील्ड करंट का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये बता रहा है सीरीज जनरेटर है, आर्मेचर प्रतिरोध, आप ऐसे देखिए ये आर्मेचर है, क्या क्या दिया गया है, आर्मेचर प्रतिरोध 10 ओम दे रहा है और आर्मेचर करंट IA कितना दे रहा है, IA इक्वल टू आर्मेचर करंट का मान 5 एम्पियर। अब जो है कह रहा है कि फील्ड का प्रतिरोध 50 ओम है, लीजिए फील्ड जोड़ दीजिए, फील्ड इस तरह से फील्ड का प्रतिरोध हो गया इसका RSC इक्वल टू 50 ओम।
तो अब पूछ क्या रहा है, फील्ड करंट का मान पता करिए। अब आपको इसमें क्या पता करना भाई, फील्ड करंट का मान पता करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ISC पता करना है। जब आपको पता है आर्मेचर और सीरीज फील्ड श्रेणी क्रम में होते हैं और श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है, जो करंट आर्मेचर में चलेगी वही सीरीज फील्ड में चलेगी, तो यही 5 एम्पियर इसकी भी करंट हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी समझने की ना कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी, बस आराम से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी 1-2 को न्यूमेरिकल आपको और करा रहे हैं, तो अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में, तो गलती नहीं होगा। फिर एग्जाम में चाहे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से है अगला क्वेश्चन। एक DC सीरीज जनरेटर है जिसके आर्मेचर का प्रतिरोध, अब मैं सॉल्व करते चलता हूँ, पढ़ूंगा तो समय लगेगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब तक मैं जो दिया गया है वो लिखता रहता हूँ। आंसर दिया क्या गया है, आर्मेचर का प्रतिरोध दिया है RA = 10 ओम, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल EG = 220 वोल्ट, फील्ड प्रतिरोध का मान दिया है R, क्योंकि DC सीरीज जनरेटर है तो फील्ड RSC होगी, RSC = 40 ओम, और लोड प्रतिरोध का मान हो गया RL = 200 ओम। लोड के आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये पूछ रहा है, लोड के आर पार। अब की बात समझिए, क्वेश्चन को समझिए पहले, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं मजा आएगा। ये हमने आर्मेचर बना दिया, ये सीरीज फील्ड लगा दिया, और ये सीधे सीधे इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया लोड। चलिए लोड रेडी। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA = आपके पास है ही 10 ओम, और आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं EG = 220 वोल्ट, और क्या दिया गया है, फील्ड प्रतिरोध, यानी कि ये हमारा है RSC = 40 ओम, और लोड प्रतिरोध का मान 200 ओम, RL = 200 ओम। पूछ रहा है लोड के आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। इस लोड के क्रॉस, माने यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, यहाँ पर लोड के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा, यही है लोड के क्रॉस वोल्टेज, लोड के आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मतलब लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लोड के एक क्रॉस मतलब लोड के आर पार, लोड के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि आर्मेचर जितना उत्पन्न करता है उतना यहाँ लोड को मिलता नहीं है। लोड को आप टर्मिनल मान लीजिए या लोड ही मान लीजिए, तो यहाँ पर इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि रास्ते में आर्मेचर में तार हैं, तार में हर तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो आर्मेचर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप सीरीज फील्ड कर देगा, जिसके कारण आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप आप ज्ञात कर लीजिए, और इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल में घटा दीजिए, जो बचेगा वह यहाँ लोड के अक्रॉस वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। तो चलिए करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले इसके क्रॉस आपको इसको ज्ञात करने के लिए ना, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्ञात करना है तो B = IR तो पता ही है, B = IR, R पता है, I पता होना चाहिए। इसमें भी इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए B = I × R, तो R तो 10 ओम दिया है, I नहीं पता है, सबसे पहले I पता करिए। तो आपको पता है I बराबर होता है ओम के नियम से I = B/R, तो बराबर वोल्टेज का मतलब यहाँ पर इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, 220 बटा रेजिस्टेंस, इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा, आप एक एक का जोड़ दीजिए, 220 बटा RA प्लस RSC प्लस RL बराबर हो जाएगा 220 बटा RA हो जाएगा आपका, RA कितना दिया गया है 10 प्लस RSC 40 प्लस RL 200, तो 200 है, ठीक है, RL 200, तो बराबर हो गया आपका 220 बटा 240 10 50 250,
तो आई बराबर आ गया, ये कट गया 22/25। तो इसको भाग करिए देखिए कितना आता है, फटाक से आंसर रखिए उसका एम्पियर में। तो ये हो गया आपका 22/25 इक्वल टू 0.88। तो ये आ गया आपका 0.88 एम्पियर। इस सर्किट में बहने वाला कुल करंट आ गया ना, यानी निकल गया आपका आई, निकल गया माने आर्मेचर करंट। आप यहां समझ सकते हैं इसको, आई ए आर्मेचर करंट आ गया, तो वही सीरीज फील्ड का करंट होगा, वही लोड करंट होगा। अब ज्यादा कुछ ना करिए, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना निकालिए, ना ही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालिए, सीधे इसके क्रॉस पूछ रहा है ना, तो इसके क्रॉस निकाल दीजिए ना, करंट पता ही है, चल गया, रेजिस्टेंस पता ही है, आई बराबर V/R। ठीक है, तो लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप B अक्रॉस लोड BL इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL इंटू RL, माने V बराबर IR, वही फार्मूला लगाए, लेकिन IL का मतलब लोड करंट और लोड के का रेजिस्टेंस बराबर लोड करंट कितना मेरा है, IL कितना रहेगा, वही जो आर्मेचर करंट निकला है आपका, यही वाला, ये क्योंकि सीरीज में है सब। तो 0.88 इंटू लोड का रेजिस्टेंस हो गया 200, तो बराबर आप गुणा कर लीजिए, कितना आता है देखिए गुणा करके। ये हो गया 0.88 मल्टीप्लाई बाई 200, 176, ये आ गया 176 वोल्ट, ये निकल के आ गया। अभी आप सब निकालेंगे ना, 176 वोल्ट ये लोड ड्रॉप करेगा, बाकी उत्पन्न कितना कर रहा था, 220 वोल्ट आर्मेचर उत्पन्न कर रहा था, लेकिन लोड को पहुंच रहा है केवल 176, तो बच कितना रहा, 76 4 80 और 20 100, और जो है उत्पन्न कर रहा है 220, तो 20 और 20 40 और 4 44 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है, कहां पर, इस सीरीज फील्ड और आर्मेचर में मिला करके। ठीक है, तो चलिए ये इस तरह के न्यूमेरिकल आप विस्तृत हमें लग रहा समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। न्यूमेरिकल्स जो थे, 2 न्यूमेरिकल समझाए हमने, और मुझे लगता है कि काम भर का आप समझ गए हैं, उसमें और ज़्यादा बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखिए और इसको सॉल्व करिए, इसको समझिए, सॉल्व क्या करेंगे समझना है इसको। और इसमें से वैसे एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्योंकि हम थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, इसको भी पढ़िए, ग्राफ वगैरह पढ़ना, उसको समझना। मान लीजिए कभी एग्जाम में ग्राफ आ ही जाए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है। ठीक है, जीरो कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब क्या होता है कि समय के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो फिर डिफिकल्ट कर रहे हैं एग्जाम को, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के ला रहे हैं जो बच्चे सोचते हैं कि ये तो ज़रूरत का नहीं है, तो एग्जाम को डिफिकल्ट करने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके डाल सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ अगर सफलता पानी है तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो देख लीजिए, ग्राफ है, पहले तो पढ़ना और समझना जानी है, ग्राफ पढ़ा कैसे आता है, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो इस ग्राफ को आप समझ लीजिए, ये ग्राफ में ये 0 लिखा गया है और ये लिखा गया है फील्ड करंट। फील्ड करंट को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मैं लिख दूं तो क्षेत्र विद्युत धारा, क्षेत्र विद्युत धारा, क्षेत्र मतलब ये हुआ जैसे फील्ड होते हैं ना, तो फील्ड करंट को ही अब चाहे हिंदी में, क्योंकि फील्ड माने क्षेत्र होता है तो हिंदी में इसको क्षेत्र विद्युत धारा लिख देते हैं। अच्छा, और इधर आ गया आपका ये जो लिखा गया Eg/Vt, ये लाइन क्या दर्शा रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ, ये लाइन इधर आगे की तरफ। ये लाइन Eg का मतलब होता है G फॉर जनरेट, E माने EMF, उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, और Vt मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको हमेशा हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज हमेशा उत्पन्न वोल्टेज से कम होगा, क्योंकि रास्ते में उत्पन्न ज्यादा होता है, रास्ते में आर्मेचर फील्ड के कारण
और फील्ड के कारण ड्रॉप जो होता है, तो उस ड्रॉप के कारण टर्मिनल पे वोल्टेज कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो ग्राफ खींचे गए हैं, Eg अपान Vt, मतलब एक ग्राफ Eg का है, आप यहाँ पर लिखा हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसी को आप लिख सकते हैं ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ Eg का है। ये ग्राफ Eg और फील्ड के बीच में खींचा गया है, और दूसरा वाला जो कर्व है ये आपका Vt और फील्ड करंट के बीच में खींचा गया है। इसको आप दिखा दीजिए, Vt है ये, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, और ये वाला ग्राफ जो है आपका जनरेटेड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। अच्छा, आपको ये बताया गया होगा, जैसे जब जनरेटर में जो फील्ड होती है, फील्ड पे फील्ड करंट का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर जगह तो और नहीं है, चलिए ऐसे ही समझिए, फील्ड का सीरीज फील्ड आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है। अगर सीरीज फील्ड में करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, सीरीज फील्ड की उत्तेजना बढ़ जाएगी। सीरीज फील्ड की उत्तेजना बढ़ेगी तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा अगर, तो आर्मेचर द्वारा कटने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि आप फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाइए तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो भी आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। माने फील्ड करंट का मान जब आप बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब फील्ड करंट का मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि नहीं होगी। उस समय आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, माने स्थिर हो जाएगा, जितना पैदा कर रहा है उतना ही करेगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने फिगर बनाया था ये वाला, इस फिगर को, ये फील्ड पोल हो जाता है, ठीक है ना, ये फील्ड पोल हो जाते हैं, बीच में शाफ्ट हो जाती है, कम्यूटेटर हो जाता है, फिर आर्मेचर हो जाता है। अब क्या होता है भाई, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटे हुए रहते हैं हम लोग, इस तरह से सबके ऊपर ऐसे वाइंडिंग लपेटी हुई होती है, और वाइंडिंग को हम आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं तो सीरीज जनरेटर बन जाता है। अब इस वाइंडिंग में बहने वाली करंट का मान अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, इस वाइंडिंग का एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो इस आर्मेचर द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र की कटने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आर्मेचर करंट का मान आप बढ़ाते जाएंगे, जनरेटर द्वारा आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब फील्ड करंट का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो भी फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वह संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका होगा। संतृप्त अवस्था प्राप्त लेने का मतलब हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको उसमें दे दूं, एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए आधी बाल्टी, और उसमें चीनी डालिए, चीनी घुलती जाएगी, फिर चीनी डाल दीजिए, फिर घुल जाएगी, फिर चीनी डाल दीजिए, घुल जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी, यानी कि वह विलयन, चीनी और पानी का जो विलयन था वह अब संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसमें अब और चीनी नहीं घुल सकती है। चीनी और अधिक घुलाना है तो फिर पानी और बढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर फील्ड का करंट आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आर्मेचर द्वारा कटने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब फील्ड करंट का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि नहीं होगी। उस समय आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर हो जाएगा, नियत हो जाएगा, उससे आगे फिर और नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए, तो वही ग्राफ ये समझा रहा है कि यहाँ पर फील्ड करंट इस लाइन को दिखा रहा है और इस लाइन पे Eg माने उत्पन्न विद्युत वाहक बल एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ दिखा रहा है टर्मिनल वोल्टेज को। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें देखिए ग्राफ आपका जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, यह ग्राफ आपका थोड़ा सा उठ के स्टार्ट हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि फील्ड में जब करंट नहीं बह रही थी, फील्ड में करंट नहीं है, ये फील्ड जीरो पर है, यानी कि ये फील्ड करंट जीरो पर है। या देखिए फील्ड करंट इस लाइन को आप जीरो मानिए, तो इस लाइन पर कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल है, यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल या टर्मिनल वोल्टेज कुछ ना कुछ है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फील्ड में अगर करंट नहीं भी बहती है तो भी कुछ विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इसी कारण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को जीरो नहीं दिखाया गया, थोड़ा ऊपर दिखाया गया है। वजह क्या होती है, अभी आपको बताया है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो ये फील्ड पोल होता है, इसमें रेजिडुअल मैग्नेट रहता है, थोड़ी कुछ मात्रा में हमेशा बना रहता है। तो रेजिडुअल मैग्नेट मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व। जब आप जनरेटर घुमाते हैं तो वह अवशिष्ट चुंबकत्व जो इसमें रहता है उसकी बल रेखाओं को काटता है, जिसके कारण थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। वह थोड़ा सा विद्युत वाहक बल सीधे तुरंत घूम करके आता है फील्ड में। तो फील्ड में जब आएगा तो फील्ड थोड़ा सा चुंबकित होगी, जिसके कारण उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी और आर्मेचर फिर और बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण फिर ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। फिर वह विद्युत वाहक बल फील्ड में आएगा, जिसके कारण फील्ड थोड़ा सा और उत्तेजित होगी। तो धीरे धीरे फील्ड उत्तेजित होती है। जनरेटर का वोल्टेज भी देखिए धीरे धीरे बढ़ता है। अगर किसी जनरेटर से कोई बल्ब आप चलाइए तो जनरेटर स्टार्ट करिए और बल्ब जोड़ दीजिए तो देखिए कैसे जलेगा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे जलता हुआ प्रतीत होगा, माने डायरेक्ट नहीं जल जाएगा पूरा का। तो वह रीजन ये होता है। तो रेजिडुअल मैग्नेट के कारण शुरुआत में जब इस फील्ड में करंट नहीं बह रही होती है उस दरमियान भी जैसे ही आर्मेचर घूमता है तो कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसमें फील्ड करंट का मान जीरो रहता है उस टाइम शुरू में। इसीलिए इसका ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें फील्ड करंट नहीं भी बह रही है तो भी रेजिडुअल मैग्नेट के कारण थोड़ा सा वोल्टेज आर्मेचर में जनरेट हो जाता है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा चीज क्या दिखा रहा है कि यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ समझिए आप। ये ऊपर वाला ग्राफ और इसको फील्ड करंट बढ़ता जाएगा। शुरुआत में क्या हुआ, करंट जीरो थी तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल थोड़ा सा था, करंट जीरो थी तब भी, लेकिन जैसे करंट बढ़ी तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता गया, करंट भी आपका बढ़ता गया, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ा। यहाँ तक बढ़ने के बाद क्या हुआ, फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाने के बाद भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ नहीं रहा, वैसे चपटा होता जा रहा है। मतलब यह फील्ड पोल अब क्या हो गए, सेचुरेट हो गए, संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो गए। अब इसमें करंट का मान चाहे जितना बढ़ा दीजिए और ज्यादा चुंबकित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अब क्या होगा, एक फिक्स वोल्टेज मिलने लगेगा आपको, इसलिए उत्पन्न वोल्टेज का ग्राफ अब ऐसे सीधा चला जाएगा। ठीक है, माने कि एक फिक्स वोल्टेज हो गया। लोड आप करंट चाहे जितना बढ़ाते जाइए, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान आप बढ़ेगा नहीं। अच्छा, दूसरे टर्म में देखिए टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो उसी के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल से टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम है। एक इसका रीजन मैंने आपको बताया ही कि रास्ते में आर्मेचर में पैदा ज्यादा होता है, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, फील्ड रेजिस्टेंस के कारण को ड्रॉप हो जाता है। उस ड्रॉप के कारण जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज कम प्राप्त होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज इसीलिए जनरेट वोल्टेज ईजी से थोड़ा सा कम है, इसीलिए नीचे दिखाया गया है। बाकी बढ़ेगा उसी के साथ, जैसे फील्ड करंट बढ़ेगी वैसे टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगा, वैसे उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। तो ये है ग्राफ, इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। जो हम समझाए हैं वही उसमें लिखे हुए हैं। तो समय बचाने के लिए क्या करना होता है, बोर्ड पर सब चीजें पहले से डिस्क्राइब कर देनी होती है, नहीं तो हम आधे घंटे के पीरियड में पता लगे लिखने तो लिखते रह जाएंगे, आपको समझा कुछ नहीं पाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि तो आधे घंटे में हम कुछ पढ़े ही नहीं। इसीलिए चीजें पहले डिस्प्ले कर दी जा रही हैं। और एक आधे घंटा का वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटा लगता है, क्योंकि पहले लिखता हूँ, लिख करके फिर आपको डिस्क्राइब करता हूँ तो समय लगता है।
खैर कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए और बहुत प्रेशर लेकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो नौकरी आपको मिल जाएगी, ये भी मैं आपको श्योर कराता हूँ कि मिल जाएगी अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हैं तो। और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जिन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि बीटेक एमबीए करना और डिप्लोमा करना सब स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए आईटीआई एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आईटीआई चाहे इलेक्ट्रीशियंस करिए, फिटर्स करिए, एक्सवाइजेड किसी भी ट्रेड से करिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है। वजह क्या है कि कम पैसा लगता है, कम फीस में आपका एडमिशन हो जाता है, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जॉब भी लगभग लगभग आप मान के चलिए कि कोई ना कोई सेक्टर में जॉब आती ही रहती है अगर आप एक्सलेंट हैं पढ़ने में। एक्सलेंट ना कहिए, आप थोड़ा हाथ पांव डुलाइए, एक्सलेंट अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद वगैरह पढ़ाई करने जाते हैं, दिल्ली पढ़ाई करने तैयारी करने जाते हैं, कोटा राजस्थान जाते हैं, सब पढ़ाई करने क्या करते हैं, दिन भर कोचिंग में 4-4 5-5 घंटा पढ़ते हैं, आके घर में पढ़ते हैं, इतनी इतनी बुक्स रखे रहते हैं, इसे पढ़ते रहते हैं। तो आपको तो इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास तो बस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एक पढ़ना है आपको, फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस थोड़ा पढ़ लेना है, रोज़मर्रा का न्यूज़ वगैरह देखते रहिए और बस कुछ रीजनिंग देख लीजिए, थोड़ा कुछ खत्म, आपका एग्जाम तो बड़े आराम से निकल जाएगा। जहाँ कंप्यूटर की बात आती है भाई, थोड़ा कंप्यूटर में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं मानता कि जो लोग कहते हैं कि बहुत सारा बहुत टफ पेपर आया था और मेरिट हाई जाएगी, तो टफ आया था तो आया, टफ आया था तो सारे बच्चों के लिए टफ होगा, आप ही के लिए नहीं होगा, मेरिट फिर हाई जाएगी, उस हिसाब से आपका भी कट ऑफ आएगा। तो घबराने का मतलब ज़रूरत नहीं है। या इस बार एग्जाम में 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो मेरा कैसे होगा, अरे 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो बैठे हैं, आपको क्या दिक्कत है। 1 लाख में पढ़ने वाले कितने हैं ये तो आप सोचिए पहले, पढ़ने वाले बहुत कम रहते हैं। क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे ना मन में शुरू में ही ये बैठा के चलते हैं कि यार जब मतलब कहीं नहीं कुछ व्यवस्था है तो चलो आईटीआई कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि आईटीआई बस ऐसे ही आईटीआई है। लेकिन आईटीआई आपका करियर बन सकता है, आप थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और आपको 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 आपके जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्थित कर देगा आईटीआई कहीं ना कहीं आपको। तो चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डीसी शंट जनरेटर के साथ।